Speak English in 45 Days Part 3 by EA English We Teach Online. Today we have the day 3 and that one is Mia Shanu series. The third day, the third part and the serial number 3, episode 3. Welcome to EA Spoken English Production. Myself, Imran Ali Roy, and today we are going to do the third part of Mia Shanu series. That name is Speak English in 45 Days. मोहतरम नाजरीन, हाजरीन कराम, ख़वातीन व हज़रात, आज का दिन आप लोगों को इस हवाले से मैं तयशुदा कह सकता हूँ कि आप इंजॉय करेंगे हमारे सब को, क्योंकि डे 3 में हमारे पास जो वेन्यू और प्लानिंग है वो कुछ इस तरह से है कि सिंस फार हमने क्लियर करना है, एंड सेकेंडली हमने इंस्टेड ऑफ वेरी मीन कि हमने वेरी कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया हुआ था और कहाँ नहीं करना। बाय द वे मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम बाज़ औक़ात वेरी का इस्तेमाल एमी कर देते हैं, और मतलब हमें उसके अलावा जो उसके जिनका हक़ है, जिन अल्फाज का जहाँ पे वेरी की जगह नहीं बनती वहाँ पे किसकी बनती है, लेकिन हम फिर भी वेरी की इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा जब लेक्चर भी आएगा। द थर्ड थिंग दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हम आपको डेली ड्रेस के तौर पे दे रहे हैं। प्रोफेशंस कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से पेशे होते हैं, इस सब में तो आपको सिर्फ एक डेमो दूंगा, फिर नेक्स्ट में एक अलग से लेक्चर होगा जिसमें प्रोफेशंस के बारे में आपको तो डिटेल से बताया जाएगा। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज सेंटेंस बिल्डिंग, फ़िक्रा कैसे बनता है, और ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए इडियम ऑफ द डे भी है, वर्ड ऑफ द डे भी है, और इसी तरह डायलॉग नंबर 3 भी है जो हमने आज आप लोगों के लिए चूज़ किया है, जिसका नाम है हाउ टू गेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। बाज़ औक़ात हम दूसरे कंट्रीज़ में हमें अपॉइंटमेंट नहीं लेनी आती, तो बिल्कुल आसानी के तौर पे जो बेसिक लाइनिंग आप लोगों ने वहाँ पे बोलनी है, क्योंकि जब भी कॉल करें आपको किन किन बातों का ख्याल होना चाहिए, क्या क्या आपके जहन में हो, वो चीज़ें इस डायलॉग में बताई गई हैं। सेंटेंस बिल्डिंग, idiom of the day, word of the day, dialogue 3, of course about appointment of the doctor. आज हम जिस से शुरू करेंगे, जिस सबक से, वो है हमने वेरी का इस्तेमाल कहा नहीं करना। कहा जाता है ना कि हड्डियों का वेरी, ये वेरी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पंजाबी में हड्डियाँ दा वेरी कहा जाता है, कि वेरी हमारे जिस्म में रच गया है, हमारी हड्डियों में रच चुका है, हमारे दिमाग में वेरी आ चुका है, हमारी रग रग में वेरी है। जब भी हम किसी की तारीफ़ करें या किसी के बारे में बहुत कुछ कहना हो शिद्दत से, तो हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए हमारी इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन साबित होता है। हमारे लिए वेरी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसने हमें हमारी हड्डियों में बोन मैरो की बजाय वेरी फंसा हुआ है। तो हड्डियों का क्या काम है, हम इन हड्डियों को जिनमें वेरी है उनको आज हम दफनाएंगे, और वेरी की जगह पे मैं बताता हूँ क्या हमने इस्तेमाल करना है। द फर्स्ट वर्ड हम जहाँ पे वेरी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे वो है वेरी मच। क्या इस्तेमाल करते हैं हम? वेरी मच, जो कि हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दैट्स रॉन्ग। हमें वेरी मच के अलावा सो मच भी तो कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच, थैंक यू so much. Very much, not, but so much. For example, thank you very much. Thank you very much. Not, thank you so much. That's correct. Similarly, we are not going to use very good. We might say gorgeous. Gorgeous. Wow, you look gorgeous. What? Gorgeous. Don't use very good. We should use gorgeous. You look gorgeous. आप प्यारी लग रही हो, मुकम्मल लग रही हो, हसीन लग रही हो। बाज़ औक़ात हम एक गॉर्जियस को ब्यूटी के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारा एक वो पैमाना है जिसमें हमने कपड़ों का, पहनने का, इवन के मेकअप का, इसके अलावा आपके जो जूते हैं उनका जो कंट्रास्ट मिल चुका होता है, वो आपको परफेक्ट लग रहा होता है। आपका एक जुम्बल होता है, एक मुकम्मल सेट होता है कि इस तरह का कलर का पेयर हो जो मेरी आंखों को पा जाए। तो अगर किसी ने वो पहनने में और जूती में और अपनी ड्रेसिंग में उसने मुकम्मल किया हुआ है तो वो गॉर्जियस होता है। यू लुक गॉर्जियस। ऑलराइट। किसी लोगों के पास ब्लैक कलर के ड्रेस हैं, उसके जूते पे आपकी नज़र पड़ती है होते हैं वाइट कलर के। अब आपके जहन में होता है कि ये क्या वजह है, इसका कहाँ पे कंट्रास्ट मिल रहा है कि ब्लैक ड्रेस है, इसके ड्रेस के ऊपर वाइट कलर के बटन भी नहीं हैं, जूते इसने वाइट पहने हुए हैं। फिर आप कोशिश करते शायद इसका रंग वाइट है, फेयर कलर है, नहीं ये भी नहीं है।
फिर आप लोगों का सर के ऊपर जब नज़र पड़ती है तो सर के ऊपर उसने इतना सा ना वाइट कलर का डाई करवाया होता है, तो जो उसको कंट्रास्ट की बोली बोलता है आपके जहन से निकलता है वाओ गॉर्जियस, मतलब अब मुकम्मल हुआ, बेजचा नहीं था, बेढंगा नहीं था, कोई वजह थी, इसने वाइट कलर की जूती पहनी हुई है। सिमिलरली ये इस्तेमाल ना कीजिएगा वेरी एंग्री को। जो बंदा ज़्यादा गुस्से में हो तो एक तो है गुस्से में, ठीक है, एंग्री, बट जो ज़्यादा गुस्से में वो वेरी एंग्री के बजाय एक और लफ्ज़ भी है जिसका हक बनता है, वो है फ्यूरियस। फ्यूरियस, डोंट गेट फ्यूरियस एट मी, ठीक है, ज़्यादा गुस्सा मुझ पे मत झाड़ो, मुझ पे ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ, मुझ पे ज़्यादा गुस्सा मत हो। वेरी एंग्री, फ्यूरियस, ही इज़ फ्यूरियस, वो बहुत गुस्से में, वो शदीद गुस्से में है। सिमिलरली द नेक्स्ट वर्ड इज़ दैट वेरी लाउड, बहुत ऊंचा। एक तो है लाउड, एक होता है ज़्यादा ऊंचा। सिंपल ऊंचा ठीक है लाउड, एक बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, वो होता है थंडरस। थंडरस का वर्ड जो है वो बादलों के गरजने से निकला है। जब बादल गरजता है आपके लू खड़े हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है आपके रॉन्ग, क्यों? क्योंकि आवाज़ बहुत शदीद होती है, मतलब सुनने के बर्दाश्त के से बाहर होती है, आपको सुननी पड़ती है। तो थंडरस, थंडरस, गरजने वाली आवाज़, गरज बरज सावन, डोंट बी सो थंडरस, इतना ऊंचा शोर मत करो। दिस साउंड इज थंडरस, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची है, गरज रही है। ऑलराइट, वेरी लाउड नहीं कहना, थंडरस कहना है। और एक होती है तेज़ आवाज़ जो कानों के अंदर टेरिबल चली जाती है, उसको आप कहते हैं वेरी शार्प, बट यू शुड से थंडरस। डोंट यूज़ वेरी लाउड, यूज़ थंडरस। डोंट बी सो थंडरस, इतना ऊंचा शोर शराबे में मत रहो, शोर मत करो। The next sentence that you are not allowed to use is that one is very tired. बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो एग्जॉस्ट भी तो हैं। आप एक मशीन है, मशीन जब थकती है तो वो एग्जॉस्ट हो जाती है। हमारे कमरे में जब बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाएं, भीड़ जमा हो जाए, हजूम जमा हो किसी हॉल में, तो हॉल में एक हब्बस, और आपको ऐसे होता है जैसे आप अंदर बैठेंगे तो आपकी सांस घुटेगी, तो एक फ़ैन लगा होता है जो बाहर को हवा दे रहा है, तो वो एग्जॉस्टर फ़ैन होता है। इसी तरह इंसान भी एक मशीन है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक बाइक है वो बहुत ज़्यादा चलती है तो उसका साइलेंसर हीट अप होता है, इट मीन्स वो उसने एग्जॉस्ट किया था। तो एग्जॉस्ट एक ऐसी चीज़ है, आप भी एक मशीन है, थक जाते हैं तो एग्जॉस्टेड कह सकते हैं ना, जो ज़्यादा टायर्ड हो। ठीक है, आप टायर्ड का इस्तेमाल कर लें, I'm टायर्ड, मैं थका हूँ, लेकिन जहाँ पे आपका बहाना हो कि आप ज़्यादा ही थकें, कि आप उसके काबिल नहीं है काम करने की, तो आप कह सकते हैं एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड। हाँ, एक और चीज़, आप किसी की बात से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते, बंदा बहुत ज़्यादा बोले जा रहा है, आपने उसको मना करना है। आपके एक्सप्रेशन क्या है? यार आई एम एग्जॉस्टेड, यानी आप उसकी बातों से तंग आ गए, बोर हो गए। एक बंदा तो मुतवातर बोलता जाए तो आप उससे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आई एम मच एग्जॉस्टेड, आप उसकी बातों से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। क्या इस्तेमाल नहीं करना? वेरी टायर्ड, इस्तेमाल करना है एग्जॉस्टेड, किसके लिए? बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से। द नेक्स्ट वर्ड वेरी सैड, यानी बहुत ज़्यादा अफसरदा, जिसका हक है वो है डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा अफसरदा, अफसोस में, दुखी। क्या कह सकते हैं? डिप्रेस्ड। वेरी सैड नहीं कहना, कहना है डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड। और फिर सैड का एक और भी है, क्रेस्ट फॉलन, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम क्रेस्ट फॉलन। ऑलराइट, जैसे टूटा दिल, क्रेस्ट फॉलन। वेरी सैड, क्रेस्ट फॉलन, वेरी सैड, डिप्रेस्ड। क्रेस्ट फॉलन की बजाय आप प्रोफेशनल लेवल पे डिप्रेस्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेस्ट फॉलन का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब एक लड़का एफिशिएंट सा होता है, वो एफिशिएंसी मारता रहता है दोस्तों के सामने हर वक्त। एक मेरा दोस्त था, उसका नाम नहीं बताऊंगा, खैर वो हर वक्त एक ही बात करता था, व्हाट इज़ लाइफ। इमरान जी, व्हाट इज़ लाइफ, एम ही सैड था, फजूल। तो मैं उसको सैड नहीं कहूँगा, वो तो बहुत ज़्यादा सैड था ना, तो वेरी सैड था, मैं कहूँगा क्रेस्ट फॉलन। Similarly, the next word that we are going to use is that one is very confused. Very confused.
यानी बहुत ज़्यादा confused, perplexed, I am perplexed, मैं बहुत ज़्यादा confused हूँ, मैं बहुत ज़्यादा perplexed हो चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं puzzled हूँ, मेरी कोई हेल्प करो, मैं किस रास्ते में जाऊँ. I am perplexed. Don't use very confused, but you can use perplexed. The next word is that big. एक होता है big, एक होता है big. That one is very big. तो आप क्या कहें? Massive, gigantic, gigantic और gigantic एक ही pronunciation. But आप एक पहाड़ी देखते हैं, फिर एक पहाड़ देखते हैं जो बहुत बड़ा होता है. एक छोटी छोटी है, एक बड़ी है. तो इन दोनों में जो आपकी वजह है, एक तो बड़ा है, ठीक है, big. एक मैसिव होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा. तो मैसिव और जाइगैनिक यानी दोनों एक ही वर्ड हैं. तो मैं कहना चाहूँगा इट्स जाइगैनिक. आप ये ना कहें इट्स वेरी बिग, नो, दैट्स ऑड. यू माइट से इट्स जाइगैनिक, इट्स मैसिव. आप ज़्यादा खाने के आपके पास खाना आ गया, तो अब ये कहते हैं इट्स मैसिव, आई कैंट ईट इट ओवर. डोंट यूज वेरी बिग, बट यू माइट यूज दैट वन इज मैसिव. जैसे वो मैसिव क्राउड होता है ना, लोग ज़्यादा होते हैं, हजूम होता है, मैसिव. पीपल आर इन मैसिव नंबर. एक चीज़ है छोटी, आपके हाथ की, मतलब है तो होती नॉर्मल बड़ी और अब नॉर्मल में छोटी होती है. चाहे कद छोटा हो, चाहे एक बंदा मुकम्मल है इंसान, लेकिन उसके हाथ कुदरती तौर पे छोटे थे. इतना एक हाथ बड़ा है और एक बहुत ही छोटा है. मतलब मैं वो बीमारी की बात कर रहा हूँ, अल्लाह किसी को ना लगाए, इतना सा छोटा हाथ बन जाता है, तो वो टाइनी हैंड होता है. इंसान बहुत छोटे भी होते हैं, टाइनी कह लें. फिर एक आप ख़ुद अपने हाथ से कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वो टाइनी में आप बनाते हैं. कोई भी चीज़ छोटी हो, टाइनी, इट्स टाइनी. ऑलराइट. एक गाड़ी बहुत बड़ी है, एक उसका मॉडल बनाने के लिए उन्होंने छोटा सा बनाया कि टेबल के ऊपर है, इसके ऊपर टॉक हो सके कि हमने ये डिज़ाइन कैसा बनाया है, तो वो टाइनी सा होता है मॉडल. ऑलराइट. डोंट यूज़ वेरी स्मॉल, यूज़ टाइनी. और जो मैं आपको 100 वर्ड्स बता चुका हूँ, वो जो मैंने क्रॉस लगाए ये भी ठीक हैं, लेकिन नॉर्मल. लेकिन अगर वेरी का इस्तेमाल में आपके आएँ कि आप उससे ज़्यादा शिद्दत में हैं, तो वो टाइनी, मतलब उसके जो मैंने बाद में करेक्ट वाले बताएं, ये वाले ये इस्तेमाल करें. आज का हमारे पास जो इडियम ऑफ द डे है 3 हैं. जो पहले वाला है वो ये है कि तलू का गुरूब हक है. ऑलराइट. हर सूरज ने जब राइज़ होना होता है, उसने सेट भी होना है, गुरूब भी होना है. तो हर बुलंदी की एक पस्ती भी होती है. एवरी पीक हैज़ 2 वैलीज. पहाड़ है, पहाड़ की आप ऊंचाई मत देखें, उसकी गहराई भी तो देखें जो उसके नीचे है. यानी हर पहाड़ की एक गहराई भी होती है. ऊंचाई तो है ही है, उसकी गहराई भी है. अगर हम ना हारते तो तुम कैसे जीत पाते. हर बुलंदी की एक पस्ती होती है. एवरी पीक हैज़ 2 वैलीज. हर मुश्किल के बाद आसानी है, यानी एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. हेल्पलेस हैं आप लोग, डिप्रेस्ड हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कहाँ जाएं, बिल्कुल ही बेबस हैं. तो मैं आप लोगों को फिर भी यही कहूँगा, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी उम्मीद की किरण. कोई ना कोई रास्ता होता है. और असल में यही जो आपकी सैड और डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है, जैसे बादल आ गए सूरज के, जो बादल हैं इनको, क्लाउड को हमने लिया है बुरा वक्त, और जो किरणें हैं वो उम्मीद है. ये सूरज, यानी आपको पता चले कि वहाँ पे रोशनी की किरण नज़र आ रही, तो आगे रोशनी भी होगी जहाँ आप जा रहे हैं. जिस आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो आप मतलब रास्ता होता है, आपको किरण नज़र आती है तो आप कहीं चलते हैं. डिप्रेस्ड, सैड हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. और कुरान पाक में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है. डिफ़िकल्ट टाइम्स आर लाइक डार्क क्लाउड्स that pass overhead and block the sun. हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है, जिसका ऊपर का मफहूम है every cloud has a silver lining. सुल्तान महमूद गज़नवी की बात याद आ गई. अपने गुलाम से कहता है अय्यास को कि अय्यास जा इस अंगूठी पे एक ऐसा जुमला लिख दे कि अगर मैं उस जुमला को पढ़ूँ तो मैं गमगीन हो जाऊँ तो मैं खुश हो जाऊँ, और अगर मैं गम में हूँ तो मैं खुश हो जाऊँ, और अगर मैं खुश हूँ तो मैं गम में आ जाऊँ. और अंगूठी पुराने वक्त का एक निशानी होती है, और वो महंगाई में भी होती है, वो हर लोग पहना करते थे. उससे ये भी पता चलता है ये बादशाह है, ग़ुलाम है, क्या है. बाय द वे, तो उसके ग़ुलाम ने, यानी अय्यास जिसका नाम था, उसने ये लिखवाया कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, जिससे वो बड़ा मुतमिन हुआ.
मतलब बात ये थी कि अगर वो ये पढ़ेगा ये वक्त भी गुजर जाएगा, और वो खुश होगा तो फिर सैड हो जाएगा कि ए महमूद, ये बात ठीक है कि अगर ये वक्त मेरा खुशी का है तो इसके बाद गमी आनी है। ऑलराइट, अगर वो गम में हो और इस अंगूठी की तरफ देखे तो वो गमी में क्या है, खुशी में आ जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि गमी वाला वक्त है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो हर मुश्किल के बाद आसानी है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। खालिस इंग्लिश का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ वर्ड्स सिलेक्ट किए हैं। देखिए, अंग्रेज़ी मेरे घर वाली है, मैं बेशतर बार उसे नोट करता ही रहता हूँ। मैंने एक चीज़ ज़्यादा नोट की उसमें, वो टी वाले लफ्ज़ को, टी वाले जहाँ पे अदा करना, उसको खा जाती थी। तो मैंने पूछा क्यों खाती है, तो बहरहाल आप मुझसे रिपीट आफ्टर करें, मैं जो बोलूँगा आप बोलिएगा वो टी को क्यों खाती हैं। उसकी रीज़न यह है कि आपके यहाँ, मैं पहले भी एक लेक्चर में बता चुका था कि अगर आपके पास 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, दरमियान में एक वॉवल आ रहा है और लास्ट पे वो टी है, वो टी खा जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाइस टू मीट यू तो है, आप कहेंगे नाइस टू मीट यू, यहाँ पे टी साइलेंट है। मुझे रिपीट आफ्टर कीजिए, नाइस टू मीट यू। दोबारा, नाइस टू मीट यू। Oh well, thank you very much. Nice to meet you. See you tomorrow. Nice to meet you. Thank you very much. Good boy. Nice to meet you. Perfect. The next word is nice to talk to you. ऐसे nice to talk to you, लेकिन nice to talk to you, यार के को ओ के साथ जंबल कर लेना, talk to you, nice to talk to you। फिर ट्राई कीजिए, nice to talk to you, nice to talk to you। Perfect। कैसे बोला, nice to talk to you। Good। वो आप तो अंग्रेज बन गए हो। The next is I wanna see you। I wanna see you। बोले बोले, फिर ट्राई करें, मुझे सुना नहीं है, ऊंचा। I wanna see you। टी को नहीं पढ़ना यार, I wanna see you। ओ को शुआ के तौर पे आप खड़ा कर दें, इसकी जेर के बजाय ज़बर की आवाज़ आए, वन ओ नहीं, थोड़ा सा ज़बर, वन आ। I wanna see you। Very good, perfect। I wanna see you। The next word is let me decide it। Let me decide it, let me check, let me know about you, let me meet you। Now repeat after, let me decide it। Very good। Why you did it like that? ये that को that। Why you did it like that? Good। यहाँ पे that की आवाज़। Alright, आखिरी दफ़ा। Repeat after। Why you did it like that? Why you did it like that? Huh? Repeat after. Why you did it like that? Good। You are good girl and you are good boys। I'm proud of you। I'm proud of being boy and you also। What? टी को खा जाओ, क्या कहना है? What? Okay, perfect। Okay, here we have a set of words that we are going to skip the T sound in each word in the ending, because these are 3 words and middle is the vowel one, and also we are going to depronounce these words. Okay, for example, we will skip T here, 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 there, here, and everywhere, so on. Those words which are 3 letters involvement, and the middle one is vowel and ending at T. We should say k, h, ho, he, ga. Could you cut the call?
मैंने कट नहीं कहा, मैंने कहा ख, बट आगे दी की जो आवाज़ थी वो टी में शामिल होगी कुछ इस तरह से, तो आपको लगा मैंने कहा कट द कॉल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा could you cut the call? Could you cut the call? यहाँ पे दी आया ना, दी का जो टी था वो इसके साथ मिल गया, ख की आवाज़ बन गई, बट क की आवाज़ देनी है। Could you cut the call? It's too hot outside. The weather is hot and dry. Repeat after, repeat after, repeat after. It's hot and dry. Would you hit it up? एक तो था hit, alright. Hit. मुझे लिखने में दिक्कत है। Hit, H-I-T, फिर आगे था it, यानी इसको मारो, स्ट्राइक करो, तो hit it की बजाय hit it भी कह सकते हैं। और अगर आप एक और रूल आपने अगर मेरा पढ़ा हुआ है कि टी को डी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो मैंने पहले भी बताया था कि जो टी है वो डी की आवाज़ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी जो है दोनों वॉवल्स के दरमियान में आ रहा है। मैं आपको भी निशानदी कर दूँ कि ये तो एच है, ठीक है, ये है आई और ये भी आई है। यहाँ पे आ गया टी, टी मिडल में आ गया ना, तो ये टी डी की आवाज़ बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से would you hit it up? Hit it, hit it. I got it, got it। मैंने got क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे आई टी आता है, got it, तो यहाँ पे टी, ये ओ देख लें, फिर ये टी देखें, फिर आई देखें, तो आई और ओ इसके दरमियान में आ रहा है। टी तो टी किस में कन्वर्ट हुआ, डी में, तो हमने कहा I've got it। तो ये दोनों में आप डी की आवाज़, वो अलग का वाला रूल, अगर नहीं तो फिर भी इनको स्किप कर दीजिए। अगर इनके बाद वॉल नहीं आ रहा तो ये फिर उस वाले इन में आ जाते हैं, इन रूल्स में, यहाँ पे टी को खाया जाता है, खा हा हा है गा। ऑलराइट, इंशाल्लाह मैं इसका आप लोगों को लेक्चर कभी दोबारा पब्लिश करूँगा, जो तो आपके टी के बारे में मास्टरिंग टी होगा। नाउ रिपीट आफ्टर, आई वाना मीट यू, आई वाना मीट यू, I wanna beat you. I did it mistakenly. इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। I did it mistakenly. Well, I'm definitely with you. यहाँ पे T को खा जाओ। I'm definitely with you. बहरहाल इसको D भी कर दें, कस यहाँ पे दोनों वॉल घिरे हुए हैं। I'm definitely with you. I'm definitely with you. I got you. I got you. They should not let you go. They should not let you go. They should not let you go. Perfect. Now let's proceed next. That one, when we are going to introduce ourselves, we should not say I am. देखें, जब आप मुतारिफ़ करवा रहे होते हैं, सिर्फ एक ही पेज पे है, अपने आप को आप कह रहे होते हैं, हर को पता है आप अपना तारीफ़ दे रहे हैं, कहीं आप 100 बंदों के, कहीं आप 10, कहीं आप 2 के आगे, वो यही कहेगा कि ये सबसे पहले ये बंदा अगर इंग्लिश में हमें इंट्रोडक्शन देगा तो ये सबसे पहले कहेगा सही आई एम। तो ज़रूर है कि आप लोग आई एम को पूरा बताएंगे, आई एम क्या कहें, आई एम, इतना आप स्पीड से कहें उसको पता भी नहीं चले आपने कह दिया आई एम। फिर आप ये भी कह सकते हैं, यू कैन से मी इमरान, हाई आउट देयर, यू कैन से मी इमरान। फिर आप अपनी जो कॉर्पोरेशन है, जो कॉर्पोरेशन है आपकी कंपनी, आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। सबसे पहले आपने कह दिया दिस इज़ EA स्पोकन इंग्लिश प्रोडक्शन, फिर आप माई सेल्फ कहेंगे, क्योंकि आप उसके साथ मुतारिफ़ हुए जा रहे हैं, मैं खुद ये हूँ और ये वो चीज़ है, मेरी पोजेशन, मेरी मलकियत ये और ये मैं अपने आप हूँ। जैसे हाई वेलकम टू EA स्पोकन इंग्लिश प्रोडक्शन, माई सेल्फ इमरान अली राय। तो माई सेल्फ आई एम, यू कैन कॉल मी, या फिर यू कैन से मी इमरान, यू कैन कॉल मी इमरान। हाउ मे आई कॉल यू, जब आपने पूछना हो आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम माई फ्रेंड
टेल मी, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ योर नेम। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, हाउ मे आई कॉल यू, यानी ताड़ा ना की है। नाउ द मेन प्रॉब्लम सिंस फार चलती आ रही है। सिंस फार का झगड़ा कुछ भी नहीं है, आप यकीन माने। एक है कॉमन, एक है प्रॉपर। लाइफ में दो चीज़ें होती हैं, हर इंसान के जहन में दो किस्म की चीज़ें हैं, एक होती है प्रॉपर, एक होती है कॉमन। कॉमन और प्रॉपर भी सेम वही चीज़ है जो एक इंसान का कंसेप्ट होता है, किसको वो समझता है, किसको वो नहीं समझता। जिसको वो समझ पाता है वो होता है प्रॉपर, जिसको उसने कभी नहीं समझा और समझने की कोशिश नहीं की वो होता है कॉमन। कॉमन में मैं आपको क्या बताऊं, एक होता है मैन, एक्सक्यूज मी, एक होता है एनिमल, सिटी, डियर, बॉय, समवन। ये जो नेम है आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई, मैंने तो सिंपल बोल दिया, आपके जहन में कोई कंसेप्ट भी नहीं आया, इसलिए कॉमन थे। फिर मैंने आपको बताया योर फ्रेंड, आपको पता चल गया मेरा दोस्त। दैट फ्रेंड, वो वाला दोस्त, यानी वो वाला मीन कि मैंने ऐसा वो बताया कि जिसमें हम दोनों कहीं थे, हमने पिज़्ज़ा हट पे कुछ खाया था, वो वाले फ्रेंड की बात हो रही है। मियाँ चन्नू, बजाय कि मैं सिटी बोलता, मियाँ चन्नू कह दिया। दैट प्लेस, यानी वही जगह जहाँ पे हम दोनों गए थे। एक नेम बता दिया मैंने, डेल, या फिर दैट वन, यानी वो वाली चीज़, यानी इसमें आपको प्रॉपरली पता है। अब यहीं पे आप लोग सिंस फार का इस्तेमाल करते हैं, ये फार यहाँ पे ले आएँ और ये सिंस को प्रॉपर में ले आएँ। कंसेप्ट यहाँ पे बिठा लीजिए कि जिस चीज़ को आपने प्रॉपर कहना है वो सिंस वहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा, जहाँ पे कॉमन आपको जिस चीज़ का कंसेप्ट नहीं है वो फार में आएगी। इसको हम शुरू करते हैं। एक है वक्त, ये वक्त क्या है, गालबन ये 10:35 हैं, 5 o'clock और ये 2 o'clock। मुझे पता था, मैंने देख लिया, इस वजह से ये मेरे लिए प्रॉपर टाइम है। और इस घड़ियाल के अंदर जो भी टाइम कांस्टेंट है, इसके अंदर कैद है, वही टाइम सिंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है डे, एक होता है टाइम। ऑब्जेक्ट में दो ही चीज़ें ना जिनको देख के हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं, जो फिक्रे के लास्ट में होते हैं, डे, टाइम, प्लेस। लेकिन प्लेस को हटाओ तो दो चीज़ें रह जाती हैं, डे और टाइम। डे में कोई भी डे का नाम हो, अगर डे का नाम ना दिया गया हो तो फिर वो फार आएगा। क्या आएगा? फार। अगर डे के बजाय लिखा हो 2 days, 3 days, तो फिर क्या होगा? फार। अगर कोई और बताए गए हों घंटे तो उसमें भी हम फार का इस्तेमाल, क्योंकि नाम नहीं बताया गया कौन से 2 hours। लास्ट वाले 2 hours कह दो फिर भी मैं मानता हूँ सिंस आएगा। इसी तरह डे की जगह पे लास्ट आ जाए, लास्ट डेज, फिर भी मानता हूँ सिंस आएगा। लेकिन वो चीज़ मेरी समझ से बाहर है जहाँ पे सिर्फ ये कह दिया जाए 2 days, 3 days। अब देखो ना, मैं किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं उसे गुस्से से कहूँ यार मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा 5 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वो क्या हुआ? फार। कॉमनली मैंने बताया। हाँ, अगर मैं कहूँ मैं पिछले 5 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा, फिर वो सिंस हो गया। याद रखिएगा कि जिस कॉमन के साथ लास्ट लगा दिया जाए तो वो सिंस में आ जाता है, वो क्या बन जाता है? प्रॉपर बन जाता है। अगर आप लास्ट का वर्ड इस्तेमाल करें, जैसे 2 days है तो फार बना, लास्ट 2 days है तो सिंस बना। अगर 2 hours है तो फार बना, लास्ट 2 hours है तो सिंस बना। फिर इसी तरह एक होता है डे, और डे का नाम हो यस्टरडे तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट डे हो फिर भी हम सिंस का, पास्ट डे हो फिर भी सिंस का। इसी तरह फ्राइडे हो, क्योंकि डे का नाम आ गया तो फिर भी क्या आएगा? सिंस। हाँ, अलबत्ता अगर लिखा हो 2 o'clock फिर भी सिंस। क्यों? क्योंकि 2 o'clock नाम है वक्त का, घड़ी के अंदर समाया हुआ है। अगर 2 hours हो फिर फार आएगा। लास्ट 2 hours हो सिंस आएगा। 2 o'clock हो सिंस आएगा। 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock से लेके जो भी वक्त के अंदर एक घड़ियाल घंटा बजाती है वो सिंस होता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट डे, सिंस पास्ट डे, सिंस फ्राइडे, सिंस लास्ट फ्राइडे, ये सारे आपके सिंस वाले हैं। इवन के जो 90-80 है, 90-90 जो भी आपकी जो सेंचुरीज लिखी हुई हैं तो वो क्या होता है? वो सिंस वाला होता है। सिंस 90-80, सिंस 90-90, 90 एंड 90 सिंस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फ़िक्रा है, आई हैव बिन हीयर सिंस
6 o'clock, यहाँ पे घड़ी का वक्त। और यही हम आपको पहले बता चुके थे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के जो डे और टाइम होता है, इसी से ही हम सिंस और फार को डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं हमने क्या इस्तेमाल करना था। चुनांचे यहाँ पे 6 o'clock एज एन ऑब्जेक्ट हमें बताया गया कि वक्त कौन सा है, 6 o'clock, घड़ी के अंदर टाइम मौजूद था, हमने सिंस का इस्तेमाल किया। इसी तरह सिंस इट इज़ रेनिंग वी आर स्टेइंग इनडोर, क्यों सिंस आया, क्योंकि पता है इट इज़ रेनिंग वाला भी एक टाइम था जब बारिश हुई थी, मुझे पता था अभी 10 मिनट पहले बारिश हुई है, तो वो वाली सिंस है। यहाँ पे फार इट्स रेनिंग नहीं आएगा, सिंस इट्स रेनिंग जब बारिश हो रही थी। वी हैडंट ईटन एनीथिंग सिंस वी अराइव्ड, हम जब से आए हैं तब से हमने कुछ नहीं खाया, यानी हमें पता है हम जब से आए हैं, शायद तब 2 बजे थे, यानी दैट टाइम, वो वाला वक्त, यानी दैट टाइम, दैट डे, लास्ट डे, यस्टरडे, ये क्या है, प्रॉपर टाइम है। प्रॉपर टाइम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, सिंस, और कॉमन टाइम के लिए फार का इस्तेमाल होता है। जैसे 2 बजे से सिंस, 2 घंटों से फार। इसी तरह फार का इस्तेमाल कहाँ होगा, 2 days लिखा हो तो फार आएगा, लास्ट 2 days हो तो फिर सिंस आएगा। अगर यहाँ पे आ जाए लास्ट तो फिर क्या हुआ, फिर ये लास्ट 2 days, सिंस लास्ट 2 days। अगर 2 days हो तो फिर फार। सिमिलरली मैं ये भी कहना चाहूँगा 2 years फार, 2 centuries फार, 2 hours फार, 2 minutes फार। फिर अगर यहाँ पे आए 2nd of July एक डेट दी गई है, सिंस 2002, सिंस 1980, सिंस 2 o'clock वक्त बताया गया, सिंस लास्ट 2 days, सिंस लास्ट 2 minutes, सिंस लास्ट 2 days, लास्ट 2 hours, लास्ट 2 years, लास्ट 2 centuries, लास्ट hour, लास्ट 2 minutes। क्या आया, सिंस। क्यों आया, क्योंकि वक्त का मुझे पता था, पिछली की बात हो रही है जो गुजरा है अभी वाला। चलिए हम आपका एक माइल्ड सा टेस्ट ले लेते हैं, छोटा सा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेंटेंस मेरे जहन में है, अच्छा, ही हैज़ बीन सिटिंग हियर, यानी एक स्टैंडर्ड फ़िक्रा तो ऐसे ही होता ही है कि हैज़ बीन वाले फ़िक्रे में हमने सिंस फार का इस्तेमाल लाजमी करना होता है। आगे ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सिंस आएगा फार आएगा, वो आप नोट कीजिएगा कि वो चीज़ यहाँ पे होगी, इस जगह पे। कहाँ पे, इस जगह पे, यानी वो यहाँ पे जैसे 2 hours लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे फिर सिंस लगाएं, फार लगाएं। तो पहला सवाल ये है, he has been sitting here 2 hours, और यहाँ पे सिंस और फार का इस्तेमाल बताइए हमें। he has been sitting here 2 hours, 2 hours तो मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है, तो 2 hours इस पैमाने में आ रहा है, तो इसका जवाब आएगा फार, क्योंकि सिर्फ 2 hours लिखा हुआ है, लास्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यहाँ पे आया he has been sitting here for 2 hours, और यहाँ पे लास्ट 2 hours हो तो फिर क्या आएगा, of course since आएगा। he has been sitting here since last 2 hours, he has been sitting here 2002, 1980, 2006, यानी अगर कोई सेंचुरी बताई गई है, सदी बताई गई है, तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे या फार का। पैमाने पे नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे सेंचुरीज़ वगैरह का जिक्र है सिंस वाली जगह पे, तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस का। he has been sitting here since 2002, since 1980, since 2006. The next sentence is he has been sitting here since his childhood. Okay, क्योंकि एक वक्त का पता है वो अपने बचपन से, बारिश होने से, पार्टी वाले दिन से, फ़लाँ की वफ़ात के दिन से, कायद आज़म के पैदाइश के दिन से, मक्का के फ़तह होने के दिन से, हज वाले दिन से। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने हज किया है उनको हज मुबारक हो, अल्लाह उनका हज कबूल फ़रमाए, और आपको ईद उल अज़हा भी मुबारक हो, आपकी कुर्बानी भी अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और मेरे बड़े भाई को, जो मेरे सगे बड़े भाई हैं, उनको मुबारकबाद दीजिए कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम वो मक्का में उन्होंने हज किया, उन्होंने सही की, उन्होंने कोशिश की। माशाल्लाह, अल्लाह उनका भी हज कबूल फ़रमाए। मैं कमेंट्स में आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई को हज की मुबारक लाजमी दीजिएगा। उनका नाम है रिजवान अली राय।
शायद वो कमेंट्स भी देते हैं तो रिजवान रॉय के नाम से देते हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो। ऑलराइट, उन्होंने माशाल्लाह अल्लाह ने उनको सआदत दी है, अल्लाह ताला सबको हज करवाए, आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। ही हैज़ बिन सिटिंग हियर सिंस हिज चाइल्डहुड, यानी एक वाक़या हुआ था, उस वाक़े का उसको पता है, जैसे वो पैदा हुआ उस दिन उसको पता है, तो ये एक सिंस वाली सेंस में आता है। फिर आपसे एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें मैं आपसे पूछता हूँ ही हैज़ बिन सिटिंग हियर किस वक्त से, तो बताइए इसका जवाब क्या आएगा। मुझे इसका जवाब बता सकते हैं आप, हाँ या ना? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ एक लंबे अरसे से, मुझे नहीं पता कौन सा लंबा अरसा, मैं फार का इस्तेमाल करूँगा। दे हैड बिन लिविंग हियर डैश डियर चाइल्डहुड, इसका जवाब कमेंट में दीजिए। इसका जवाब आपने ऐसे लिखना है, जैसे टू बराबर है सिंस या फार। ओके, आई हैव बिन टॉकिंग, सिंस आएगा फार आएगा, सिंस आई केम हियर या फार आई केम हियर। मैंने पहले भी बताया था कि आपको पता है आप जब से आए हैं वो वक्त सिंस वाली सेंस में आएगा, लेकिन मुझे बताएं यहाँ पे सिंस आएगा फार आएगा। जो तो कहेगा यहाँ पे आएगा सिंस, मैं उनको एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने ठीक समझा। यहाँ पे भी जो कहेगा सिंस आएगा, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ कि वो ठीक है। जहाँ पे जिसने यहाँ पे सिंस कहा, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लेक्चर को 5 मिनट बैक करके देख ले और गौर से देखे, गौर से सुने। नाउ दिस इज़ द टाइम टू रिपीट आफ्टर। 4 लफ्ज़ हैं, मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट कीजिएगा और इन्जॉय भी कीजिए। पहला जो लफ्ज़ है वो है, हम इसको नॉर्मल ऐसे कहते हैं 2 o'clock, 2 o'clock। हमने इसको कहना है 2 o'clock, यानी ओ को हमने ज़ेर के बजाय ज़बर की आवाज़ देनी है। 2 o'clock, 2 यानी आ यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर क्लॉक, 2 o'clock। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डेफिनेटली, टी इस टी को किल कर दें, डेफिनेटली। और ये लफ्ज़ गौर से सुनिए। पहली तो बात है ये लफ्ज़ 20 नहीं है। अगर आपने मेरी वो नंबर वाली वीडियो नहीं देखी, हाउ टू काउंट नंबर्स बाय EA इंग्लिश, तो उसमें मैंने बताया कि लफ्ज़ों को कैसे बोलना। उसमें मैंने ये भी बताया कि 20 को हमने क्या कहना है, हमने कहना है 20, 20। तो अगर आप 20 के साथ ये TH लगाएं तो ये लोग अक्सर कहते हैं 20th भी कहते हैं, 20th नहीं, हमने कहना है 20th, 20th, यानी EH के बाद हमने E का इजाफा किया तो एथ की आवाज़ आएगी ना, एथ। बोलते जाएं मेरे साथ साथ, 20th, 30th, 40th, 70th, 70th, यानी हमने एथ लगाया, 70 को 7D बोला, जैसे 2D 3D होता है ना, तो 70, 40th, फिर 30th, लेकिन ये है 20, तो क्या आया, हम कहेंगे 20th, 30th, 40th एंड 70th। फिर ये है absolutely, ये भी टी फिनिश कर दें, ये भी टी फिनिश कर दें, ये वर्ड बना डेफिनेटली और ये वर्ड बना absolutely। द नेक्स्ट, हमने सेंटेंस कैसे बनाया है, सेंटेंस बिल्डिंग क्या होता है। फ़िक्रे में 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिससे बना SVO। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहे हों। हर फ़िक्रा लाइफ में सिर्फ इन्हीं अज्जा से शुरू होता है जिसमें हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर कोई नाम, इनके अलावा हम कभी भी कोई फ़िक्रा शुरू नहीं कर सकते। चलें, फ़िक्रे में हमें इंग्लिश करने के लिए एक फ़िक्रा मिल जाता है, उसमें लिखा होता है अली बकरियां चराता है। अब बकरी और चराना, वो कहाँ चराता है, खुले मैदान में। इन चारों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो पहले पहल है वो तो नाम आएगा, राइट, सब्जेक्ट यानी अली। वो बकरियां चराता है, उसमें वो पहले आएगा यानी ही। वो चराती है तो शी आएगा, वो चराते हैं तो ते आएगा, तुम चराते हो तो यू आएगा, अगर हम चराते हैं तो वो ही आएगा, और अगर मैं चराता हूँ तो आई। बात फिनिश। हर फिक्रा इनसे शुरू किया।
फिर वो क्या करता है, चुराता है, नहीं चराता है। तो जो उसका फेल है, वो जो कर रहा है वो यानी चराता है, उसकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और उसी को ही वर्ब कहते हैं। फ़िक्रा में क्या हो रहा है और ये फ़िक्रे में वक्त कौन सा है, ये इसी वर्ब से पता चलता है। मैं चराता हूँ, चरा रहा हूँ, चराऊँगा, चरा चुका हूँ, वो हमें सिर्फ वर्ब से ही पता चलेगा, यानी काम क्या हो रहा है और कब हो रहा है। फिर फ़िक्रे का जो लास्ट है वो होता है ऑब्जेक्ट। कब चरा रहा है, किस दिन चरा रहा है, किस जगह पे चरा रहा है, डेट क्या है, किस रीज़न से चरा रहा है, किन के साथ चरा रहा है, मौसम क्या है, वक्त क्या है, डे है, टाइम, नाइट है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, सारा कुछ ऑब्जेक्ट में है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं सुबह सवेरे स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं अपने दोस्तों के साथ सुबह सवेरे स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग विद माई फ्रेंड्स। आई गो टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग विद माई फ्रेंड। अर्ली इन द मॉर्निंग विद माई फ्रेंड, जो सारा था वो ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लास्ट में ले जाओ, डे टाइम प्लेस, यानी मैं हफ्ते वाले दिन सुबह सवेरे अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूँ। अब पहला था आई, वो तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, गो ख़त्म हो गया, पहले दो लफ्ज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर जो कुछ होता है वो सारा ऑब्जेक्ट में हम इन्वॉल्व करते हैं। आई गो हो गया टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग विद माई फ्रेंड्स एट 2 o'clock एवरी डे एक्सेप्ट संडे फॉर स्टडिंग इंग्लिश, फॉर स्टडिंग माई स्टडी टू टीचर्स, सारा कुछ लास्ट में। ठीक हो गया। सब्जेक्ट आई, वर्ब गो, to school with my friends every day at 8 o'clock in the morning, early in the morning with my friends for studying, to meet teacher, blah blah, सारा कुछ ऑब्जेक्ट में। पहला फिक्रा है वो स्कूल है, ही यानी वो, ही इज़ वो है, एट स्कूल स्कूल में। मैं स्कूल हूँ तो आई एम मैं हूँ, एट स्कूल स्कूल। वो घर है, ही इज़ एट होम। गुड़िया सोई है, गुड़िया इज़ एट बेड, यानी एट बेड, एट स्कूल, एट होम। ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो एक इवेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे वो खाने के टेबल पे, ही इज़ एट टेबल, ही इज़ एट डिनर। ओके, वो ऊपर वाला याद रखिएगा, मैं बताना भूल गया। सब्जेक्ट आई और वर्ब से पता चला कौन सा वक्त है, ऑब्जेक्ट यानी प्लेस, डे टाइम प्लेस, किस वक्त, किस जगह, किस वजह से। ही इज़ एट स्कूल, वो स्कूल है, आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल हूँ। वो घर है, ही इज़ एट होम। गुड़िया सोई है, गुड़िया इज़ एट बेड। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। इससे पता चला कि वक्त कौन सा है, आर और वर्ड से। और वर्ड से ये भी पता चला कि कितने हैं। कहाँ रहते हो आजकल, यानी इससे शायद की मुराद है नज़र नहीं आते। वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, कहाँ रहते हो। मैं स्कूल था, आई वाज एट स्कूल। मैं 2 बजे सोता हूँ, फिक्रा है मैं यानी आई। सोता हूँ, स्लीप, 2 बजे, 2 o'clock। अब ईमानदारी से कहें यहाँ पे 2 o'clock क्यों आया? क्योंकि ये एक वक्त है, मुझे पता चला मैं किस वक्त सोता हूँ और आखिर में आया। मैं एज अ सब्जेक्ट शुरू में आ गया क्योंकि मैं की इंग्लिश है आई। 2 बजे सोता हूँ लास्ट में। सोता हूँ क्या करता हूँ, सोता हूँ, मुझे पता चल गया। और स्लीप की पहली वर्ब से पता चला सोना, यानी एक वर्ब है जिससे पता चला मेरी एक रूटीन है सोना। कितने बजे, 2 बजे। वर्ब बताती है कि वक्त कौन सा है, काम होने वाला, और काम क्या हो रहा है, यानी वो कितने बजे हो रहा है, कब हो रहा है। मैं कल 2 बजे सोया था, फिक्रा तो सेम है लेकिन वक्त तब्दील है। क्यों? क्योंकि सोया था, मेरा फेल से पता चला। यहाँ पे मैंने स्लीप नहीं इस्तेमाल किया, मैंने स्लेप्ट का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सोता नहीं हूँ, मैं सोया था, कल की बात है, स्टोरी वाली बात है। आई स्लेप्ट एट 2 yesterday, यानी मैंने पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट बढ़ता रहता है, बाकी 2 लफ्ज़ वही के वहीं रहते हैं। आई यानी सब्जेक्ट, स्लेप्ट यानी कि वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब वही के वहीं रहते हैं 2, और ऑब्जेक्ट बढ़ते रहते।
जैसे 2 o'clock yesterday, पिछले फिक्रे में सिर्फ 2 था, यहाँ पे yesterday आया, मैंने ना तो yesterday शुरू में इस्तेमाल किया, ना मैंने 2 से पहले इस्तेमाल किया, मैंने लास्ट में ले आया। इसी तरह मैं कल 2 बजे सोऊंगा, I shall sleep at 2 tomorrow। मैं सो चुका हूँ, I have slept। मैं सो चुका हूँ, यानी मुझे कैसे पता चला कि मैं सो चुका हूँ। अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जा चुका हूँ तो मैं इंग्लिश में कैसे उसको फ़ील करवाऊँगा, कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करूँगा? मैं थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म जो होती है ना, उससे पता चलता है कोई काम हो चुका है, लेकिन ये नहीं पता चलता हो चुका है, हो चुका था, हो चुका होगा, यानी उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अगर तो मैंने कहना हो कि चुका हूँ या फिर वो सो चुका है, तो वो यहाँ हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, यानी ये फ़िक्रा था आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। अब ये होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? डे, टाइम, प्लेस, या फिर विथ, यानी किसके साथ, किस मकसद के लिए, क्यों, कहाँ, कैसे। लास्ट पे, गाड़ी के ज़रिए लास्ट पे, ट्रेन के ज़रिए आखिर में आएगा, 2 बजे आखिर में आएगा, स्कूल आखिर में आएगा, यस्टरडे लास्ट डे, फ्राइडे लास्ट टाइम, 2 o'clock, प्लेस, स्टडिंग, स्कूल, हिमसेल्फ, देम, होम, फ्रेंड, सारा कुछ लास्ट में। 2 चीज़ें पहले आएंगी, आई, वी, यू, दे, ही, शिट, नाम यानी कि सब्जेक्ट, और फिर वर्ब। सिमिलरली मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स। मैंने ज़ाहिर किया कि विद आया ऑब्जेक्ट के तौर पे, और विद माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के तौर पे, इधर लास्ट में आ गया। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, टू स्कूल, स्कूल में। यहाँ पे एक और बात बतानी थी कि हैव गॉन से पता चला कि मौजूदा फ़िक्रे में चुका हूँ। अगर यहाँ पे लिखा होता हैड गॉन, तो वो फ़िक्रा बनना था, क्या बनना था? जा चुका था। उस फ़िक्रे में ये कहता कि वो जा चुका था, क्योंकि हैड का इस्तेमाल हो रहा था। किसका? हैड का। हैड का इस्तेमाल पास्ट में ले जाता है, वो स्कूल जा चुका था। सिमिलरली मैं आपको देख चुका हूँ, आई हैव सीन यू, वो आपको देख चुका, ही हैज़ सीन यू। वो आपको देख चुका था, फिर आएगा ही हैड सीन यू, यानी हैव की जगह पे हैड आ जाता। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में हमारे पास जो वर्ब्स हैं वो हैं, पहली वर्ब है शेक, दूसरी है शट, थर्ड वन इज स्लैप, स्लिप, द फोर्थ वन इज अराइव, द लास्ट वन इज परमिट। इन वर्ब्स की मैं डिटेल आपको अगले लेक्चर में, यानी जो अलग से लेक्चर होगा उसका नाम होगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स सेट नंबर 3 डे 3, ओके। अलग से बताऊंगा, होमवर्क करने की आपको हेल्प की सहूलत दूंगा। वो एक और लेक्चर बनाऊंगा 10 मिनट का, जिसमें आपको वर्ब्स का इस्तेमाल और फ़िक्रे इनके साथ बताऊंगा दूसरे मुख्तलिफ ज़मानों में। शेक हिलाना, शट बंद करना, स्लिप फिसलना, अराइव पहुंचना, परमिट इजाज़त देना। शेक, शेक वेल बिफोर यूज़, इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से हिलाएं। शट बंद करना, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो। शट अप, बंद, मुंह बंद, बकवास बंद। स्लिप फिसलना, आई एम अफ्रेड यू माइट स्लिप, डर है तुम फिसल जाओगे। अराइव पहुंचना, जल्द से जल्द पहुँचें या फिर जल्द से जल्द आएँ। अराइव एज सून एज पॉसिबल। परमिट, हु परमिटेड यू, आपको किसने इजाज़त दी। इनकी दूसरी, तीसरी, चौथी फॉर्म और उनका इस्तेमाल मैं अलग मैं बता चुका हूँ कि 10 मिनट का लेक्चर होगा जिसका नाम होगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बाय ईए डे 3। इसी तरह प्रोफेशन में ये भी मैं आपको इसका अलग लेक्चर बना के दूंगा, लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन करवा दो। टीचर, हु इज़ अ टीचर? अ टीचर इज़ द बिल्डर ऑफ अ नेशन हु टीचर्स इन अ क्लास। उस्ताद एक काम का मार होता है, मिस्त्री होता है जो नेशन को पढ़ाता है, बिल्ड करता है, यानी उसके लिए जो उसकी नेशन है, कौम है, वो एक अमारत है जिसको खड़ा करने वाला टीचर होता है। प्रोफेशन में हमारे पास टीचर, उस्ताद, इंजीनियर, फिजिशियन, तबीब यानी कि डॉक्टर, अकाउंटेंट मुंशी, लेबर मजदूर, लॉयर वकील, टेक्नीशियन माहिर फन, आर्किटेक्ट मिस्त्री या फिर मामार। Today we have dialogue, that is number 3, how to make an appointment to a doctor। और याद रखिएगा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। हम लोग इस दुनिया में तो रहते हैं, लेकिन हम जिस कंट्री में रहते हैं उसमें अपॉइंटमेंट की इतनी ज़्यादा हमें कॉल इंग्लिश में नहीं करनी पड़ती।
ये मेरा लेक्चर ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो दूसरे कंट्रीज़ में हैं। तो आप लोग मिली भगत से ये कुछ फ़िक्रे याद कर लीजिए, इसको तोहफ़ा समझिए। आप इनको इस्तेमाल करते, आप जब कॉल करें तो आपके जहन में हो कि आपने क्या क्या फ़िक्रे कहने हैं, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी, वो आपको क्या कह सकती है, आप उनको क्या जवाब दे सकते हैं। Good morning, Dr. Jensen's office. How may I help you? Hello, I would like to make an appointment to see Dr. Johnson, please. Good morning, Dr. Jensen's office. How may I help you? Hello, I would like to make an appointment to see Dr. Johnson. Have you been to see Dr. Jensen before? Oh yeah, I have had a physical last year. Okay, fine. What's your name? Well, you can say me Ali. Well, last question. Do you need urgent care? No, not necessary, but I would like to see the doctor soon. Of course. How about next Monday? There is a slot available at 10 on Monday. 10 on Monday in the evening or morning? I'm afraid I'm working at 10. Is there anything available after this? Of course. How about next Monday? There's a slot available at 10 on Monday. In the morning? I'm afraid I'm working at 10. Is there anything available after 3? Well, let me see. Not on Monday, but we have a 3 o'clock opening. Yes, next Wednesday at 3 would be great. Alright, I'll pencil you in for 3 o'clock next Wednesday. Thank you for your help. You're welcome. We'll see you next week. Goodbye. Goodbye. That's all for now. Thanks for being with you. Do not forget to let us know what can we do for you, because furthermore we have many things to tell you, to reveal you out, but something that we don't know, you should help us what you want. Do not forget to subscribe it and tell your children to put it on subscription, because it is very important for you. Let people to know the knowledge of the world. Bye bye.